सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि ज़ेन हुआ ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए चुनौती स्वीकार की और तांग वोलन को प्रतिनिधि चुना, जहां उसे लिन यूहान जैसी शक्तिशाली शिष्या से मुकाबला करना था। कठिन धातु ब्लू कॉपराइट की शुद्धि में दोनों आमने सामने थे और वोलन जानता था कि उसके लिए हार कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग वोलन जैसे ही ब्लैकस्मिथिंग की लय में आया, उसकी भुजाएं मानो कोड़ों में बदल गईं। उसके हथौड़े गर्जन भरी गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर रहे थे और शीघ्र ही उसके चारों ओर एक बवंडर सा बन गया। नीला कॉपटाइट हर प्रचंड प्रहार पर कांप उठता और हर टक्कर की गूंज पूरे हॉल को हिला देती। स्टैग्ड हैमर प्रभाव के कारण उसके हर वार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती, मानो उसका फॉजिंग टेबल किसी सोल कैनन की बमबारी झेल रहा हो। इसके बिल्कुल विपरीत लिन यूहान एक स्थिर पर्वत की तरह थी। उसके हथौड़े बिजली की चिंगारियों से चटक रहे थे और वो ऊर्जा को सीधे कॉपटाइट में भर रही थी। हर बार जब हथौड़ा धातु पर पड़ता तो वो 1 सेकंड तक वहीं टिका रहता, जैसे उछल ही ना रहा हो। बिजली की इस शुद्धिकरण शक्ति के नीचे धातु पर बने घुमावदार पैटर्न तेजी से बदलने लगे। ज़ेन हुआ की आंखें कठोर हो गईं। उसकी मार्शल सोल बिजली तत्व की है। बिजली से धातु को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी, जिसके लिए असाधारण कौशल की आवश्यकता होती है। लिन यूहान के पास अत्यधिक उच्च आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तभी वो ये विधि अपनाने में सक्षम थी। जैसे जैसे दोनों युवा ब्लैकस्मिथ हथौड़े चलाते रहे, ज़ांग गॉन्ग यान और ज़ेन हुआ विस्मय से अपने अपने शिष्यों को निहारते रहे। ज़ांग गॉन्ग यान को तांग वोलन से किसी भी प्रकार की सोल पावर की तरंग महसूस नहीं हो रही थी। इसका अर्थ था कि वो शुद्ध शारीरिक शक्ति से फॉजिंग कर रहा था। भले ही उसे भारी सिल्वर हथौड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन वो जानता था कि स्पिरिट रिफाइंड होने के बाद वे हथौड़े अत्यंत भारी हो जाते हैं। फिर भी वे हवा में ऐसे घूम रहे थे जैसे उनका कोई भार ही ना हो, और हर वार कम से कम 10,000 किलोग्राम की शक्ति से पड़ रहा था। ये देख ज़ांग गॉन्ग यान स्तब्ध रह गया। इतनी दिव्य जन्मजात शक्ति वाला व्यक्ति निस्संदेह ब्लैकस्मिथिंग के लिए आदर्श होता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। जल्द ही उसने ये भी देखा कि तांग वोलन का हर प्रहार बिल्कुल सही स्थान पर पड़ता था, जिससे कॉपटाइट के भीतर की तरंगें सबसे प्रभावी ढंग से फैलती थीं। स्पष्ट था कि उसे धातुओं की गहरी समझ है। धिक्कार है, ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के पास सचमुच एक प्रतिभा है। वो कम से कम चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ तो होगा ही। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ेन हुआ इतना आत्मविश्वासी था। हॉल के केंद्र से एक जोरदार धमाका गूंजा और दोनों धातु के टुकड़ों से एक साथ प्रकाश की किरणें उठीं। अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और दोनों 100 स्तरीय परिष्करण पूरा कर चुके थे। दोनों नीले कॉपटाइट पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो चुके थे, परंतु दोनों में से किसी ने भी रुकने का नाम नहीं लिया। वे पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए थे। तांग वोलन के प्रचंड तूफान जैसे वारों के बावजूद लिन यूहान अपनी स्थिर गति बनाए रखे थी। उसके हथौड़ों से निकलने वाली बिजली और भी तीव्र होती जा रही थी। जैसे जैसे वो अधिक सोल पावर डालती गई, उसके सोल रिंग एक एक कर प्रकट हुए, कुल 4, और सभी बैंगनी। वो 4 रिंग वाली सोल एंसेस्टर थी। उसकी उम्र के हिसाब से वो एक असाधारण प्रतिभाशाली सोल मास्टर भी थी। उसकी आंखों में केवल नीला कॉपटाइट था। हर प्रहार 5 बार गड़गड़ाता, धातु में विद्युत शक्ति भर देता। तांग वोलन का तूफान भी जारी था। हर वार मानो उल्का की तरह गिर रहा था। दोनों की शैलियां अलग थीं, लेकिन लक्ष्य एक, धातु का परिष्करण। फिर लगभग एक साथ 2 धमाके हुए। दोनों कॉपटाइट प्रथम श्रेणी के 1000 स्तरीय परिष्करण तक पहुंच चुके थे। प्रकाश की किरणें 1.5 मीटर ऊंचाई तक उठीं। दोनों ने क्षण भर के लिए काम रोका और एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की क्षमता से चकित थे और समान स्तर का प्रतिद्वंद्वी मानने लगे। इसके बाद दोनों और भी जोश से पुनः काम में जुट गए। लिन यूहान के हथौड़ों की गूंज किसी गीत जैसी लग रही थी। उसके कॉपटाइट पर सर्पिल पैटर्न पूर्णतः सम्मित और सुव्यवस्थित थे। बिजली अब धातु को शुद्ध नहीं कर रही थी, बल्कि उसमें शक्ति भर रही थी, जिससे सर्पिल काले पड़ने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तूफानों की दुनिया झलक रही हो। तांग वोलन का कॉपटाइट भी सुंदर था, पर स्पष्ट रूप से लिन यूहान के बराबर नहीं था। सभी समझ रहे थे कि भले ही वो स्पिरिट रिफाइन कर ले, फिर भी उसका परिणाम उससे कमतर रहेगा। आधा घंटा बीत गया। लिन यूहान में हथौड़े नीचे गिराए और एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। बिजली धातु में समा गई। कॉपटाइट कांप उठा और उसके चारों ओर बिजली नाचने लगी।
एक प्रकाश वलय बना और धातु के जन्म की खुशी भरी ध्वनि गूंजी। वो सफलतापूर्वक स्पिरिट रिफाइन कर चुकी थी। अब उसका कॉपर्टाइट गहरा नीला था और पहले से केवल 1/3 आकार का रह गया था। उसके भीतर बिजली से भरा भंवर घूम रहा था। ये साधारण स्पिरिट रिफाइंड धातु नहीं थी, बल्कि तत्वयुक्त थी। इसकी कीमत सामान्य धातु से कई गुना अधिक थी। सभी दर्शकों के मन में एक ही विचार था, तांग वुलिन हार चुका है। उसके पास केवल 3 सोल रिंग थे, जबकि लिन यूहान के पास 4 थे। उसे जीतने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तांग वुलिन पूरी तरह एकाग्र था। उसके लिए इस समय केवल उसका शिल्प ही मायने रखता था। हथौड़े की हर चोट उद्देश्य से भरी हुई थी। समय का उसे कोई भान नहीं था। उसका काम भले ही धीमा था, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म और गहन था, जैसे वो ब्लू कॉपर्टाइट में जीवन फूंक रहा हो। घड़ी की टिक टिक चलती रही और देखते देखते आधा घंटा और बीत गया। तांग वुलिन अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 गुना समय ले चुका था। तभी अंततः कॉपर्टाइट के चारों ओर एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। धातु की सतह पर बने सर्पिल चिन्ह घूमने लगे और धीरे धीरे आगे की ओर इकट्ठा होने लगे। वे सर्पिल शुद्ध नीले रंग के थे, बिल्कुल चमकते समुद्र की तरह। कॉपर्टाइट पर एक भी खरोच नहीं थी और उसमें से जीवन ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। लिन यूहान की आंखें फैल गई। जब से उसने अपना काम पूरा किया था, वो लगातार तांग वुलिन को देख रही थी और अब उसे समझ आने लगा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना कुशल है। पहले उसे पूरा विश्वास था कि तांग वुलिन इस दौर को जीत ही नहीं सकता, खासकर इसलिए क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा समय ले रहा था। भले ही वो ब्लू कॉपर्टाइट को स्पिरिट रिफाइन कर ले, फिर भी उसे नहीं लगा था कि उसका टुकड़ा उसके बनाए हुए टुकड़े से बेहतर हो सकता है। लेकिन अब लिन यूहान अंदर तक हिल चुकी थी। उसने अपने कॉपर्टाइट को जीवन दिया था, जबकि तांग वुलिन धातु के भीतर पहले से मौजूद जीवन को जगा रहा था। साधारण रूप से आत्मा शक्ति से जीवन देने के बजाय वो उस चेतना को पोषित कर रहा था जो 1000 बार परिष्करण के बाद पैदा हुई थी। स्पिरिट रिफाइनिंग के कई तरीके होते हैं। तांग वुलिन सबसे कठिन तरीका अपना रहा था, वही तरीका जिससे सबसे शक्तिशाली जीवन ऊर्जा और सर्वोच्च आत्मा वाली धातु बनती है। इसके लिए अपार आत्मा शक्ति और जीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकतर ब्लैकस्मिथ ये तरीका अपनाने का साहस नहीं करते, क्योंकि जीवन ऊर्जा से जुड़ी मार्शल सोल बहुत दुर्लभ होती हैं और कोई भी अपनी जीवन शक्ति खर्च करने का जोखिम नहीं उठाता। तांग वुलिन ये केवल इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास प्रचुर रक्त तत्व था। ज़ांगोंग यान भौहें सिकोड़कर तांग वुलिन को देखने लगा। 3 रिंग वाला सोल मास्टर ऐसा कर पाना लगभग असंभव था। उसका एकमात्र सहारा तांग वुलिन की सघन आत्मशक्ति थी, जो लगातार स्थिर बनी हुई थी। आधे घंटे बाद तांग वुलिन ने गहरी सांस ली और दोनों हथौड़े जोर से कॉपर्टाइट पर मार दिए। धातु से नवजात शिशु के रोने जैसी आवाज निकली। जीवन ऊर्जा विस्फोट की तरह बाहर फूट पड़ी और हवा में तैरती हुई कणों के रूप में दिखाई देने लगी, जो सीधे तांग वुलिन के शरीर में प्रवेश करने लगे, जैसे बच्चा अपने माता पिता को जीवन देने के बदले धन्यवाद दे रहा हो। ये जीवन के साथ किया गया स्पिरिट रिफाइनिंग था, स्पिरिट रिफाइनिंग की सर्वोच्च अवस्था। ज़ेन हुआ स्तब्ध रह गया। इतनी ऊंची स्तर की स्पिरिट रिफाइनिंग! भीड़ से जोरदार तालियां गूंज उठी। हर ब्लैकस्मिथ अपने इस युवा साथी पर गर्व महसूस कर रहा था। तांग वुलिन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतनी मेहनत के बाद उसकी आत्मशक्ति अब रैंक 40 के करीब पहुंच रही थी। मिस्टीरियस हेवन मेथड से संकुचित और शुद्ध की गई आत्मशक्ति सामान्य सोल मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि तांग वुलिन ने अधिक समय लिया था, लेकिन उसका उत्पाद गुणवत्ता में बेहतर था। लिन यूहान कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल पाए। ज़ेन हुआ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बुरा नहीं, तुमने प्रगति की है। तांग वुलिन मुस्कुराया और जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। ज़ेन हुआ भी ज़ांगोंग यान की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? ये दौर मैं हार मानता हूँ, ज़ांगोंग यान ने कहा। लेकिन ज़ेन हुआ ने सिर हिलाया। व्यावहारिक दृष्टि से तुम्हारी शिष्या का टुकड़ा भी उतना ही उपयोगी है, इसलिए पहला दौर तुम्हारा हुआ। दूसरा दौर 10 मिनट में शुरू होगा। 10 मिनट बाद तांग वुलिन बोला, मैं हेवी सिल्वर चुनता हूँ। हेवी सिल्वर एक साधारण धातु थी। लिन यूहान ने सोचा, वो दोबारा जीवन पोषित धातु नहीं बना पाएगा। जब दोनों ने अपनी अपनी हेवी सिल्वर को गर्म किया, तांग वुलिन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कुछ क्षण बाद धड़ाम, तांग वुलिन का हथौड़ा हेवी सिल्वर पर जोर से गिरा। कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट से चौंककर लिन यूहान का शरीर झटके से कांप उठा। उसकी चौड़ी आंखें तुरंत तांग वुलिन की ओर उठ गईं।
क्या वो पहले जांच नहीं करेगा? वो सीधे शुरू ही कर रहा है। तांग वुलिन ने बिना रुके दूसरा जबरदस्त प्रहार किया। जैसे ही हथौड़ा भारी चांदी से टकराया, उसने उछाल की शक्ति का सहारा लेकर घूमते हुए दूसरा हथौड़ा भी दे मारा। वो इसी तकनीक को जारी रखते हुए दोनों हथौड़ों को बारी बारी से चलाता रहा। उसकी गति ब्लू कॉपरटाइट को गढ़ते समय से धीमी थी, लेकिन हर बार में कहीं अधिक भार और शक्ति थी। झांग गोंग यान का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो तांग संप्रदाय की डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर तकनीक है। गरजते हुए धमाके लगातार गूंजते रहे। पूरा कक्ष कांप उठा। 7वें प्रहार पर भारी चांदी से तेज प्रकाश फूटा। ये 100 परिष्कृत हो चुकी थी। तांग वुलिन रुका नहीं। उसने उसी तकनीक को और तेजी से जारी रखा। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हर बार पिछले से अधिक शक्तिशाली होता जाता था। हथौड़े एक के बाद एक गिरते गए, जैसे धातु का तूफान गूंज रहा हो। शक्ति का जीवंत चित्र। इतनी भयावह शक्ति के सामने भी भारी चांदी में क्षति का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि हर वार के साथ वो और अधिक चमकने लगी। 16वें प्रहार गिरा। चांदी से 2 मीटर ऊंची प्रकाश किरण फूटी। पूरा हॉल चांदी की आभा से नहा गया और उसके साथ एक ड्रैगन जैसी गर्जना गूंज उठी। जवाब में तांग वुलिन की भारी चांदी और भी तेज चमक उठी। लिन युहान ने अभी अभी अपनी 100 परिष्करण पूरी की थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसका सांस अटक गया। कारण थे तांग वुलिन के 2 सुनहरे आत्मावृत्त और उसके शरीर पर फैलती सुनहरी शल्कें। उसके भीतर से शक्ति की लहर फूट पड़ी। रक्त तत्व उसके हथौड़ों में बह गया, जिससे वे फीके सुनहरे रंग के हो गए। 17वां प्रहार गिरा। 6 गगनभेदी धमाके एक के बाद एक गूंजे। हथौड़ों के घूमते ही तेज हवाएं उठीं। हर वार के साथ ड्रैगन की दहाड़ गूंजने लगी। अब ये पहचानना असंभव था कि ये गर्जनाएं तांग वुलिन से आ रही हैं या उसकी 1000 परिष्कृत भारी चांदी से। वो स्वयं तूफान बन चुका था। कुछ दर्शकों ने देखा कि तांग वुलिन की फॉर्जिंग में जमीन में धंस गई थी। उसके वारों की शक्ति की कल्पना करना भी कठिन था। 33वां प्रहार गिरा। पूरा हॉल कांप उठा। इस बार दहाड़ की जगह एक क्रुद्ध ड्रैगन की गुर्राहट गूंजी। भारी चांदी से एक चांदी का ड्रैगन प्रकट हुआ और सीधे तांग वुलिन पर झपटा। स्पिरिट रिफाइनिंग रिबाउंड। दर्शकों की आंखें फैल गईं। तांग वुलिन की शल्कें चमकी। टक्कर होते ही वो ड्रैगन कराहता हुआ उछल गया, लेकिन फिर भी वापस नहीं लौटा। तांग वुलिन ने दोनों हथौड़े ऊपर उठाए। शरीर धनुष की तरह तन गया और बिजली जैसी चोट मारी। ड्रैगन ने करुण चीख मारी और अंततः हार मानकर भारी चांदी के चारों ओर घूमने लगा। तांग वुलिन ने हथौड़े समेट लिए। उसका शरीर डगमगाया, लेकिन गू युए समय पर उसे थामने पहुंच गई। उसने उसे जमीन पर बैठा दिया ताकि वो ध्यान कर सके। उसने लगातार 2 बार सर्वोच्च स्तर की स्पिरिट रिफाइनिंग की थी। ये उपलब्धि उसे इतिहास का सबसे कम उम्र का 6ठे रैंक का ब्लैकस्मिथ बना देती थी। लिन युहान ने तांग वुलिन को ध्यान में बैठा देखा और कड़वाहट महसूस की। ये पूर्ण पराजय थी। कुछ देर बाद झांग गोंग यान ने कड़वी मुस्कान से कहा, ये हमारी हार है। जेन हुआ मुस्कुराए। तुम चाहो तो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में शामिल हो सकते हो। झांग गोंग यान ने सिर हिलाया, लेकिन उसी क्षण एक लाल धुंध उसकी पीठ के पीछे से निकली और जेन हुआ की ओर बिजली की तरह बढ़ी। इतनी तेज कि जेन हुआ भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। ऐन आखिरी पल में वो चांदी की चमक में गायब हो गए, लेकिन वो लाल धुंध दर्शकों की ओर बढ़ रही थी, इतनी शक्ति से कि वो 4 शब्द युद्ध कवच मास्टर को भी मार सकती थी। लाल धुंध भीड़ तक पहुंच पाती उससे पहले ही किसी ने उसे हवा में ही झपट लिया। पकड़े जाने पर वो वस्तु साफ दिखाई देने लगी। एक 2-धारी तलवार, पतली और लाल रंग की। अगले ही पल वो गायब हो गई और वहां केवल भीड़ का रक्षक बचा रहा। वो था शेफ। फिर वो भी गायब हो गया, हत्यारे का पीछा करने के लिए। तेज हवा का झोंका महसूस होते ही तांग वुलिन ने मुड़कर देखा कि झेन हुआ अब भव्य 4 शब्दीय बैटल आर्मर में सुसज्जित खड़ा था। उससे निकल रही प्रचंड आभा समुद्र के समान भारी दबाव बनाकर पूरे हॉल पर टूट पड़ी। कोई भी हिलेगा नहीं, झेन हुआ ने आदेश दिया और अपनी आभा का भार ज़ैंग गोंग यान पर केंद्रित कर दिया। ये हत्या का प्रयास स्पष्ट रूप से योजनाबद्ध था। सब कुछ इतना अचानक और तेजी से हुआ कि उसे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। यदि गू युए की समय पर की गई मदद न होती तो वो अभी मर चुका होता। उस तलवार में इतनी शक्ति थी कि बिना बैटल आर्मर के वो सीधा मारा जा सकता था, और ऐसे हथियार केवल एक हाइपर डुलियो ही तैयार कर सकता था। इतना ही नहीं, हत्यारा स्वयं बैटल आर्मर पहने नहीं था, वरना झेन हुआ उसकी अनियंत्रित शक्ति आभा को पहले ही सतर्क हो जाता। मृत्यु के इतने निकट से गुजरने का झटका झेन हुआ के मन में तूफान ले आया और शीघ्र ही वो प्रचंड क्रोध में बदल गया। उसकी क्रोधित आभा ने भीड़ को घुटनों पर ला दिया। ज़ैंग गोंग यान ने लिन युहान को अपने पीछे खींच लिया और उसे बचाने के लिए बाहें फैला दी। उसके चारों ओर 2 पीले, 2 बैंगनी और 4 काले आत्मा वृत्त उभरे आए, जो उसके 8 वृत्त वाले 16 डुलुओं होने का प्रमाण थे। लेकिन 4 शब्दीय बैटल आर्मर मास्टर के सामने वो कुछ भी नहीं था।
उसकी पूरी शक्ति बस इतनी थी कि वो थोड़ा सीधा खड़ा रह सके। साफ दिख रहा था कि वो खुद को रोक रहा है, अपने बैटल आर्मर को सक्रिय करने से बच रहा है। प्रेसिडेंट झेन हुआ, ज़ैंगोंग यान ने दृढ़ लेकिन सम्मानपूर्ण स्वर में कहा। झेन हुआ ने अपना दबाव कुछ कम किया, लेकिन भीड़ के ब्लैकस्मिथ्स उग्र हो चुके थे। इन्हें मार दो, वे चिल्लाने लगे। जो भी उनके महान अध्यक्ष की हत्या करने का साहस करे, उसके लिए कोई दया नहीं हो सकती थी। एकमात्र जीवित दिव्य ब्लैकस्मिथ की मृत्यु अक्षमनीय अपराध होता, क्योंकि उसके बिना 4 शब्दीय बैटल आर्मर बनाना असंभव था। ज़ैंगोंग यान ने होंठ भींच लिए और झेन हुआ की ओर देखा। कोई भी सफाई बेकार थी। चुनौती उसी ने दी थी और उसी मौके का फायदा उठाकर हत्या का प्रयास हुआ था। तुम किसी दूसरे महाद्वीप के ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन से हो, है ना? झेन हुआ ने व्यंग से पूछा। ज़ैंगोंग यान का दिल तेजी से धड़कने लगा। डूलुओ के अलावा स्टारलुओ और हेवन डूलुओ नामक महाद्वीप भी थे। उनके बीच की दुश्मनी जगजाहिर थी। अगर समुद्र बीच में न होते तो शायद पूरा युद्ध छिड़ चुका होता। ऐसे में झेन हुआ को मारने चाहने वालों में इन दोनों महाद्वीपों के शासक सबसे ऊपर थे। ये हम नहीं थे, लिन युहान ने साहस के साथ आगे बढ़कर कहा। अगर तुम नहीं थे तो फिर कौन था? भीड़ गरजी। ये हम नहीं थे, लिन युहान ने फिर दोहराया। उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। मेरे साथ आओ, झेन हुआ ने ज़ैंगोंग यान को इशारा किया, फिर तांग वुलिन और गु युए को भी बुलाया। ये देखकर ज़ैंगोंग यान हैरान रह गया। क्या वो हमें मारेगा नहीं? लिफ्ट उन्हें सीधे झेन हुआ के कार्यालय तक ले गई। झेन हुआ ने अपना बैटल आर्मर उतार दिया और कुर्सी पर बैठ गया। बैठिए। क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? ज़ैंगोंग यान ने पूछा। नहीं, झेन हुआ ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मुझे ब्लैकस्मिथ्स पर विश्वास है। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए और चुनौती क्यों दी? ज़ैंगोंग यान ने गहरी सांस ली। हम स्टारलुओ से हैं। मैं वहाँ की ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। हम सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए आए हैं। चुनौती केवल एक ब्लैकस्मिथ के रूप में दी गई थी। उसने आगे बताया कि निंग फेंगजी नामक एक व्यक्ति ने उसे उकसाया था। झेन हुआ सोच में पड़ गया। फिलहाल तुम लोग यहीं अतिथि बनकर ठहरो, झेन हुआ ने कहा। तभी दरवाज़ा खुला और शेफ अंदर आया। पकड़े गए? झेन हुआ ने पूछा। नहीं, वो एक फुर्तीला हाइपर डूलुओ है, बहुत तेज। आजकल तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उसने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। झेन हुआ के चेहरे पर तीखी मुस्कान उभर आई। लगता है कोई मुझे मरवाना चाहता है। शेफ ने सिर झुकाकर सोचा, ठोड़ी पर हाथ रखे हुए बोला, वे काफी शक्तिशाली हैं। वो हत्यारा अपने ही रक्तसार ब्लड एसेंस का उपयोग करके अपनी आत्मा शक्ति बढ़ा रहा था। मैं ये तक नहीं पहचान पाया कि उसका मार्शल सोल क्या था। अजीब है, वाकई बहुत अजीब। क्या वो कोई ईविल सोल मास्टर हो सकता है? तांग वुलिंग ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। ईविल सोल मास्टर? झेन हुआ, शेफ और ज़ैंगोंग यान तीनों ने एक साथ यही शब्द कहे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। शेफ ने सिर हिलाया। संभव है, अगर वो ईविल सोल मास्टर है तो सब कुछ समझ में आता है। हाल के वर्षों में वे महाद्वीप भर में कई आतंकवादी हमले कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि वे इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद तुम्हें निशाना बनाएंगे। झेन हुआ, इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति उन्हें नियंत्रित कर रहा है। मुझे शायद एक सुराग मिला है, ज़ैंगोंग यान बोला। वो निंग फेंगजी नाम का आदमी, उसकी आभा बहुत ठंडी थी, उसमें कुछ गड़बड़ जरूर थी। झेन हुआ की मुस्कान और चौड़ी हो गई, एक शिकारी की तरह। बहुत बढ़िया, ईविल सोल मास्टर। मैंने अब तक किसी ईविल सोल मास्टर से लड़ाई नहीं की है। वो शेफ की ओर मुड़ा। तुम वुलिन से पहले वाली बात कर लो, मुझे इस हत्या के प्रयास को निपटाना है। शेफ ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। फिर तांग वुलिन से बोला, मेरे साथ भोजन कक्ष चलो, सिर्फ तुम। ठीक है। तांग वुलिन ने गु युए की ओर क्षमा प्रार्थी नजर डाली। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वो साथ चला गया। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। अब जब उसने शेफ की असली शक्ति देख ली थी तो वो जानता था कि ये व्यक्ति शिखर पर खड़ा है, एक टाइटल्ड डूलुओ, वो भी देव स्तर के लाल ग्रेड मेका के साथ। उसकी ताकत सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर बनने के लिए पर्याप्त थी। झेन हुआ की निजी भोजन कक्ष में लौटकर शेफ ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा शक्ति फैलकर उनके चारों ओर एक पतली हरी परत बना गई। तांग वुलिन ने उत्सुकता से देखा। ये किसी विशाल बुलबुले जैसा था। क्या ये कोई उच्च स्तरीय आत्मा तकनीक है? अंकल, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आपको कैसे संबोधित करूं, तांग वुलिन ने संकोच से कहा। मेरा नाम मुइये है, मुझे अंकल ये कह सकते हो। जी अंकल ये। तांग वुलिन ने अपनी वही मासूम मुस्कान दिखाई जो कई बुजुर्गों का दिल जीत चुकी थी। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें अकेले क्यों बुलाया? दरअसल मैं बहुत समय से इस पर विचार कर रहा था।
मैं सीधी बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विरासत संभालो, और विशेष रूप से मेरे संप्रदाय की विरासत। तांग वुलिन अवाक रह गया। अंकल, ये आपका मतलब? मुइये ने आह भरी। शुरुआत में मैं हिचक रहा था क्योंकि तुम श्रेक अकेडमी के छात्र हो। हमारा बॉडी सेक्ट हमेशा से श्रेक का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन अब हमारा पतन हो चुका है। जेनहुआ से सुना है कि तुम तांग सेक्ट के सदस्य भी हो। हाँ। क्या तुम तांग सेक्ट छोड़ सकते हो? तांग वुलिन ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मौजूदा साधना विधि तांग सेक्ट से है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। हमारा बॉडी सेक्ट शरीर और रक्तसार की साधना में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा रक्तसार असाधारण है। तुम्हारा भविष्य हमारे साथ अधिक उज्जवल होगा। तांग वुलिन ने दृढ़ता से कहा। मुझे क्षमा करें अंकल, मैं तांग सेक्ट का विश्वासघात नहीं कर सकता। वो मेरा घर है। मुइये के चेहरे पर निराशा छा गई। तुमने कभी बॉडी सेक्ट की कहानियां नहीं सुनी? मुइये बड़बड़ाए। तांग वुलिन चुप रहा। उसने सच में कभी बॉडी सेक्ट का नाम तक नहीं सुना था। कुछ क्षण बाद मुइये गरजे, जाओ। हरी परत टूट गई और मुइये प्रकाश की चमक में गायब हो गए। भोजन कक्ष में तांग वुलिन अकेला खड़ा रह गया। तांग वुलिन ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहें तो वो वास्तव में मुइये का शिष्य बनना चाहता था। भला शरीर परिशोधन की तकनीकों और स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन से कौन बच सकता था, खासकर भोजन से। अगर वो रोज मुइये का बनाया खाना खा पाता तो निश्चय ही बहुत खुश रहता और उसकी साधना की गति भी कई गुना बढ़ जाती। लेकिन सिर्फ पेट की खातिर तांग संप्रदाय से विश्वासघात करना उसके बस की बात नहीं थी। काश तांग संप्रदाय में भी अंकल ये जैसा शानदार शेफ होता। उसने आस्तीन से मुंह के कोने पर लगी लार पोंछी और भोजन कक्ष से बाहर निकल गया। जब वो झेनहुआ के कार्यालय पहुंचा तो ज़ैंग गोंग यान और लिन यूहान वहां नहीं थे। कमरे में केवल झेनहुआ और गु युए मौजूद थे। अंकल मास्टर, तांग वुलिन ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। झेनहुआ मुस्कुराए। कैसा रहा? तुम दोनों ने क्या बात की? तांग वुलिन ने ठुड्डी खुजाते हुए कमरे में इधर उधर देखा। दुर्भाग्य से मैं अंकल ये की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, फिर वे चले गए। मुझे लगता है वे नाराज हो गए होंगे। झेनहुआ जोर से हंस पड़े। उसकी चिंता मत करो, वो ऐसा ही है। इतनी उम्र में भी बच्चे जैसा स्वभाव है। उन्होंने आंख से गिरने वाली आंसू की एक बूंद पोंछी। चिंता की बात नहीं वुलिन, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। वैसे आज के लिए मैं तुम दोनों का सच में आभारी हूँ, खासकर गु युए का। वे उसकी ओर मुड़े। तुमने मेरी जान बचाई। गु युए ने जल्दी से सिर हिलाया। कृपया महामहिम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो प्रशंसा के योग्य हो। मैंने तो बस अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी। अगर तुम अवचेतन रूप से मेरी रक्षा न करती तो मैं या तो मर चुका होता या गंभीर रूप से घायल होता। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस अचानक हुए हमले पर समय रहते प्रतिक्रिया दी। गु युए ने सिर झुका लिया और उंगलियों से खेलने लगी। उसके कान लाल हो गए। हंसते हुए झेनहुआ फिर से तांग वुलिन की ओर मुड़े। आज तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट था। मुझे नहीं लगा था कि तुम कुछ ही महीनों में इतनी प्रगति कर लोगे। तुम अब जीवन का पोषण कर सकते हो और आत्मा परिशोधन के दौरान उग्र आत्माओं को वश में कर सकते हो। अच्छा काम किया है। मजबूत आधार बनाते रहो। हर तरह की धातु पर आत्मा परिशोधन का अभ्यास करो। भविष्य में आत्मा परिशोधन यानी सोल रिफाइनिंग के लिए ये सब जरूरी होगा। जी अंकल मास्टर, तांग वुलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो इस समय एक ब्लैकस्मिथिंग बाधा पर अटका हुआ था। जब तक उसे चौथा आत्मावृत नहीं मिलता वो वास्तव में छठे दर्जे का ब्लैकस्मिथ नहीं बन सकता था, भले ही उसकी क्षमता अधिकांश छठे दर्जे वालों से अधिक थी। अगला कदम किसी मिश्र धातु का आत्मा परिशोधन करना था, जो उसकी वर्तमान साधना से असंभव था। और अगर वो सोल रिफाइनिंग करना चाहता तो आत्मा शक्ति की आवश्यकता और भी अधिक होती। ठीक है, झेनहुआ ने ताली बजाई। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। तुम लोग अपना खाली समय स्वतंत्र रूप से बिताओ। ओ हाँ, लिन यूहान ने तुम्हारे लिए संदेश छोड़ा है। वो कहती है कि वो जरूर तुमसे आगे निकलेगी। वुलिन, ढील मत देना। समझ गया। ये कहकर तांग वुलिन निकल पड़ा। उसके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपनी धातुएं बेचना। उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि आज जिन 2 धातुओं का उसने आत्मा परिशोधन किया था वो बेहद ऊंचे दाम में बिकी। लेकिन सोचना चाहिए था, जीवन पोषित या उग्र आत्माओं वाली आत्मा परिशोधित धातुएं अत्यंत दुर्लभ थीं। इतनी दुर्लभ कि 2 नए पदोन्नत 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ सीधे उसके पास आ गए। काउंटर तक जाने से पहले ही वो उन धातुओं का अध्ययन करना चाहते थे ताकि अपनी आत्मा परिशोधन क्षमता बढ़ा सकें, और उन्होंने ऐसी कीमत लगाई जिसे वो ठुकरा ना सका। पिछली बार जब वो हेवन 2 ब्लैकस्मिथ संघ आया था तभी उसने काफ़ी नाम कमा लिया था, लेकिन लिन यूहान के मुकाबले के बाद जो प्रसिद्धि मिली वो कहीं अधिक थी। अब उसे सदी का सबसे प्रतिभाशाली उभरता हुआ ब्लैकस्मिथ कहा जा रहा था। आज रात कहाँ जाना चाहती हो? संघ से बाहर निकलने के बाद तांग वुलिन ने गु युए से पूछा। ताकि कोई कक्षा न छूटे, उन्होंने तय किया था कि अगली सुबह जल्दी लौटेंगे। आज रात ही उनके पास घूमने का समय था। मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं। गु युए ने नाक सिकोड़ी। तुम ही तय करो।
ठीक है, मेरे दिमाग में एक बढ़िया जगह है। हेविंडो शहर कमाल का है, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। डोलुओ महाद्वीप के शुरुआती शहरों में से एक होने के कारण हेविंडो शहर की इमारतें अपेक्षाकृत नीची और विरल थीं। तांग वुलिंग गुयुए को घुमावदार गलियों से ले गया जब तक वे एक ऐसी गली में नहीं पहुंच गए जहां रेस्टोरेंट्स की कतारें थीं और पुराने जमाने की खुशबू फैली हुई थी। वुलिन, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पिछली बार तुम लगभग एक दुष्ट आत्मा गुरु द्वारा मारे ही जाते थे। शायद हमें जल्दी लौट जाना चाहिए, गुयुए ने अचानक कहा। तांग वुलिन ने हल्की मुस्कान दी। इतना भी क्या डरना, ऐसे लोग बहुत कम हैं। आज फिर से उनसे टकरा जाए इसकी संभावना कितनी है? सच में? एक ठंडी आवाज उनके पीछे से आई। तांग वुलिन तुरंत घूम गया और गुयुए को अपने पीछे खींच लिया, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। आरामदायक प्राचीन गली गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक खून की बदबू से भरी लाल दुनिया थी। वो लड़खड़ा गया, दुनिया घूमने लगी और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। लाल दुनिया उतनी ही तेजी से गायब हुई जितनी तेजी से आई थी। गली फिर से वैसी ही थी। किसी भी राहगीर ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। तेज ठंड, नमी भरी हवा। तांग वुलिन की चेतना लौटी। उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वे आसमान में थे। खून की गंध तीव्र थी। सामने गुयुए बेहोश पड़ी थी। दोनों किसी की बाहों में बोरे की तरह लटके हुए थे। एक दुष्ट आत्मा गुरु, निश्चित रूप से वही था। अच्छा, तुम जाग गए, उस दुष्ट आत्मा गुरु ने कहा। तांग वुलेन के हृदय की गहराइयों तक झटका और सुन्नता फैल गई। उसे पता चल चुका था कि उसे केवल इसीलिए पकड़ा गया है ताकि उसके अंकल मास्टर को बाहर लुभाया जा सके। उसने दुष्ट आत्मा साधक की ओर एक झटपट नज़र डाली, फिर सावधानी से अपनी पिछली जेब में हाथ डालकर अपना सोल कम्युनिकेटर निकाला। उसने उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और फिर से उस दुष्ट आत्मा साधक को देखा। इसके बाद उसने गहरी सांस ली, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अचानक सोल कम्युनिकेटर को जमीन पर फेंक दिया, उसे चकनाचूर कर दिया। एक हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा, जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और तांग वुलिन उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, एक पेड़ से टकराया। उसके बाएं गाल पर एक भद्दा लाल हथेली का निशान उभर आया। अचानक पड़े वार से उसकी सांस अटक गई, सिर चकराने लगा, होश गड़बड़ा गया। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वो कॉल करने से इनकार करता था। वो अपने अंकल मास्टर को खतरे में नहीं डाल सकता था। और अब जब ज़ेन हुआ तक पहुंचने का उसका इकलौता तरीका उसके ही हाथों से टूट चुका था, तो वो और गुयुए दोनों पूरी तरह से त्यागने योग्य बन चुके थे। संकट के क्षणों में तांग वुलिन की सोच आमतौर पर तेज और स्पष्ट रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अभी अभी पिटाई खाने के कारण उसका दिमाग भारी और धुंधला था। दुनिया उसके सामने घूम रही थी। वो खड़े होने की कोशिश करता रहा, मगर उसके पैर सीसे जैसे भारी लग रहे थे। कई बार प्रयास करने के बाद उसने हार मान ली और जमीन पर ढेर हो गया। मुखौटे के नीचे दुष्ट आत्मा साधक की फीकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। एक झटके में वो तांग वुलिन के सामने आ गई। वो नीचे झुकी और उंगली से उसके होंठ के कोने से बहते खून की एक बूंद उठाई। फिर उसने अपना मुखौटा हटाया, जिससे एक तराशी हुई ठुड्डी और अजीब तरह से चमकते होंठ दिखाई दिए। वो एक महिला थी। उसने खून लगी उंगली को अपने होठों तक ले जाकर चाटा। उसका शरीर सिहर उठा, पुतलियां सुई की नोक जैसी सिकुड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और तांग वुलिन को घूरने लगी। ये कैसे संभव है? तुम जैसे बच्चे का खून इतना शुद्ध और शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अब तक कुंवारे भी हो। ज़ेन हुआ कि किसे परवाह, जब मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और उस अभिशप्त ब्लड सी सोल रिफाइनमेंट से छुटकारा पालूंगी। हाँ, मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। हवा में पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। उसने तांग वुलिन का हाथ पकड़ा और उसे जमीन से उठा लिया। बच्चे, मुझे यकीन है तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तुम ज़ेन हुआ की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन तुमने अपने खून का रहस्य खुद ही उजागर कर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें मवेशियों की तरह इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारे खून की ताकत को देखते हुए तुम हर कुछ समय बाद खून दिए बिना भी जिंदा रहोगे। तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, शानदार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। वो मुस्कुराई और उसके 2 नुकीले दांत चमक उठे। तांग वुलिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ठंडक की एक लहर ने उसे जकड़ लिया, उसकी सारी ताकत चूस ली। उसका खून चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो इस ठंडक का विरोध नहीं कर सका। महिला ने अपने दांतों पर जीभ फैलाई, जैसे शिकारी अपने शिकार पर झपटने वाला हो। जैसे जैसे वो करीब आई, तांग वुलिन उसकी गंध और साफ महसूस कर सका, एक लुभावनी खुशबू। रुको, तांग वुलिन ने कठिनाई से कहा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो रुक गई। ठीक है, उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। चूंकि तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है, मैं तुम्हें बोलने की आज़ादी देती हूँ, लेकिन दया की भीख मांगकर मुझे बोर मत करना। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, अपने नारी आकर्षण को और उभारते हुए।
मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मुझे पता है कि मैं बच नहीं सकता, लेकिन तुमने कहा कि मेरा खून तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है ना? तो मेरा खून पीने के बाद तुम्हें तुरंत किसी जगह साधना करने जाना होगा। क्या तुम मेरी दोस्त को छोड़ सकती हो? वो कमज़ोर है और तुम्हारे किसी काम की नहीं, वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनेगी। बस मुझे अकेले ले जाओ और मेरा खून पी लो प्लीज़। तुम उसे यहीं छोड़ सकती हो, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे उस हालत में देखे। महिला स्तब्ध रह गई। मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम किसी और की जान को अपनी जान से ऊपर रख रहे हो। क्या तुम उससे प्यार करते हो? इतनी छोटी उम्र में ही रोमांस? तांग वुलिन ने फीकी मुस्कान दी। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, वैसे भी मौत के सामने प्यार की बात करना बेकार है। तो क्या तुम मेरी विनती मानोगी? यही मेरी आखिरी इच्छा है। महिला ने आह भरी। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे निस्वार्थ लोग सचमुच मौजूद हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, शायद इसीलिए तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है। मैं हमेशा सोचती थी कि सारे आदमी बदमाश होते हैं, लेकिन लगता है तुम जैसे लड़के अभी दुनिया से दूषित नहीं हुए। अब तो मैं तुम्हारा खून पीने के लिए और उत्सुक हूँ। शुरुआत में तांग वुलिन को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उसका दिल निराशा की गहराई में डूब गया। ठीक है, मैं उसे जाने दूंगी। लेकिन किसने कहा कि कोई तुम्हें जाने देगा? ये शब्द एक दबंग और भारी आवाज में गूंजे। आवाज का स्रोत पकड़ में नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया कांप उठी। भारी दबाव चारों ओर फैल गया, हर भागने का रास्ता सील हो गया। महिला ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ये कैसे संभव है? वो मेरे इतने करीब कैसे आ गया और मुझे पता भी नहीं चला? उसने मुट्ठियां भींच ली। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। ये आदमी बेहद खतरनाक था। बहुत समय बाद उसकी प्रवृत्ति ने इतनी जोर से चेतावनी दी थी। उस आदमी से गाढ़ा रक्तपात का आभा मंडल निकल रहा था। उसका चेहरा कठोर था। वो लगभग 2.5 मीटर लंबा था, चौड़े कंधे और उभरी हुई मांसपेशियां। उसकी त्वचा गहरे कांसिये जैसी थी, जैसे धातु से ढली हो, और उसकी आंखें टोटाज रंग की, इतनी दुर्लभ कि महिला ने ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? महिला ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने तांग वुलिन को एक और फेंक दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। तांग वुलिन को पहले वाली ठंडक और भी ज्यादा जकड़ने लगी। उसका दिमाग और सुन्न होता गया। तुम इस लायक नहीं हो कि जान सको मैं कौन हूं, आदमी बोला और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका दबाव और बढ़ता गया। महिला ने ठहाका लगाया। उसकी लाल आंखें चमक उठी। खून लाल आभा उसके चारों ओर फूट पड़ी। उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में खून की तलवार बन गई। तलवार की धार पतली थी और हल्की सी हरकत पर कांप रही थी। उसके चारों ओर न जाने कितने छोटे छोटे लाल गोले उभरे, जो तेजी से फैलकर एक भयानक दृश्य में बदल गए। लाल चमकती आंखों का समुद्र जो उस महिला को घेरे हुए था। खून की लहरें उठी और उसने हथेली आगे की ओर झोंक दी। हजारों आंखें झपटी, लेकिन वो आदमी तनिक भी नहीं डगमगाया। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। धमाके के साथ धरती फट गई। उसके चारों ओर स्थान मुड़ गया। सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर उन सारी आंखों ने गहरे सुनहरे रंग की झिलमिलाती ढाल से टकराकर रोक दिया।